जरा सोचिए, एक आदमी पर एक बेहद खौफनाक जुर्म का इल्जाम है। उस पर मुकदमा चल रहा है और उसे बेगुनाह साबित करने के सारे सबूत अदालत में मौजूद हैं। मतलब विज्ञान, तर्क, गवाह, सब कुछ उसके पक्ष में है। बिल्कुल, सब कुछ एकदम आईने की तरह साफ है। एकदम साफ। सामने वाले की कहानी में इतने छेद हैं कि कोई अंधा भी सच देख ले। फिर भी जब फैसला आता है तो उस बेगुनाह आदमी को दोषी करार दे दिया जाता है और उसे सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। बिल्कुल। और ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस समाज में वो खड़ा है वहां उसका रंग ही उसका सबसे बड़ा गुनाह है। मतलब तथ्यों और सबूतों की अहमियत तब खत्म हो जाती है जब समाज पहले से ही नफरत से अंधा हो चुका हो। सही बात है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई सच्ची आपराधिक घटना की रिपोर्ट नहीं है। हाँ? बल्कि ये साहित्य के इतिहास की सबसे शक्तिशाली और झकझोर देने वाली कहानियों में से एक का हिस्सा है। बिल्कुल। हम अक्सर मान लेते हैं कि नस्लवाद या भेदभाव जैसी चीजें बहुत ही जटिल और संस्थागत मुद्दे हैं। मतलब इन्हें समझने के लिए हमें बड़े बड़े दार्शनिकों की जरूरत है। हाँ, हम अक्सर इन समस्याओं को एक भारी भरकम सिस्टम का नाम देकर खुद से दूर कर लेते हैं ना। बिल्कुल सही कहा। लेकिन आज हम जिस किताब के पन्नों में झांक रहे हैं वो इस पूरी जटिलता को एक झटके में खत्म कर देती है। और यही बात इस किताब को एक मास्टरपीस बनाती है। तो आज के इस गहराई से विश्लेषण में हम हार्पर ली की अमर रचना टू किल अ मॉकिंगबर्ड के नोट्स और उसके भीतर छिपे गहरे मनोवैज्ञानिक पहलुओं को खंगाल रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी चर्चा है। जी, इस किताब ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। और मजे की बात देखिए, ये इतनी भारी भरकम सामाजिक बीमारी की कहानी किसी बड़े नेता या समाजशास्त्री की नजरों से नहीं बताई गई है। हाँ, यही इसका सबसे अनूठा पहलू है। बल्कि ये स्काउट नाम की एक छोटी मासूम बच्ची की आंखों से दिखाई गई है। मेरा मानना है कि जब एक बच्चा बड़ों की इस दुनिया को देखता है तो समाज के सारे खोखले नियम बिना किसी फिल्टर के सामने आ जाते हैं। बिल्कुल। और एक बच्चे का नजरिया चुनने के पीछे ना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, बच्चे उस सामाजिक कंडीशनिंग या उन पूर्वाग्रहों के साथ पैदा नहीं होते जो बड़ों के दिमाग में घर कर चुके होते हैं। उनका दिमाग एकदम कोरी स्लेट होता है। बिल्कुल। तो जब स्काउट अपने आसपास के लोगों को अजीबो-गरीब और नफरत भरे काम करती देखती है तो वो सीधे सीधे सवाल पूछती है कि ऐसा क्यों है। हाँ, और उन सवालों का कोई तार्किक जवाब बड़ों के पास नहीं होता। एकदम सही। और यही वो जगह है जहां पढ़ने वाले को ये एहसास होता है कि हमारे समाज के कई कड़े नियम असल में कितने बेतुके हैं। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। मतलब इस कहानी की पृष्ठभूमि अमेरिका के अलाबामा राज्य का एक छोटा सा शहर है जिसे मैकॉम कहा गया है। 1930 का दशक। हाँ, 1930 का दशक, यानी ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी का दौर। लेकिन कहानी के भीतर एक ऐसा पल आता है जो इस पूरी किताब की आत्मा है। और सच कहूं तो इसी ने इसे इसका अनोखा शीर्षक भी दिया है। बिल्कुल, वो बहुत ही अहम हिस्सा है। स्काउट के पिता एटिकस फिंच, जो पेशे से एक वकील है, वो अपने बच्चों से एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि किसी मॉकबर्ड को मारना पाप है। और ये पंक्ति सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये असल में एक पूरा दर्शन है। एटिकस बच्चों को समझाते हैं कि मॉकबर्ड एक ऐसा बेगुनाह पक्षी है जो किसी का कोई नुकसान नहीं करता। वो किसानों के खेत नहीं उजाड़ता, किसी की फसल नहीं खाता। हाँ, वो तो बस गाता है। बिल्कुल, उसका एकमात्र काम है अपनी मधुर आवाज से सबको खुश करना, पूरे दिल से गाना। इसलिए ऐसे किसी जीव को मारना जो दुनिया में सिर्फ सुंदरता जोड़ रहा है, एक बहुत बड़ा पाप है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक पक्षी की तो नहीं हो रही है ना? बिल्कुल नहीं। हमारे नोट्स साफ इशारा करते हैं कि यह एक रूपक है, एक मेटाफर है। यह समाज के उन मासूम और निर्दोष लोगों का प्रतीक है जो बिना किसी गलती के नफरत का शिकार हो जाते हैं। सही कहा। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में एक उपमा से जोड़ूं तो ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी बेहद खूबसूरत और अनमोल पेंटिंग को सिर्फ इसलिए फाड़ देना क्योंकि आप किसी और बात से गुस्से में हैं। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उपमा है ना? मान लीजिए आपका दिन बहुत खराब गया, आप हताश हैं और आपने घर आकर अपना सारा गुस्सा दीवार पर टंगी एक शांत सुंदर तस्वीर को तोड़ने में निकाल दिया। उस पेंटिंग ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो तो सिर्फ कमरे की सुंदरता बढ़ा रही थी। लेकिन
आपकी कुंठा को बाहर निकलने के लिए एक आसान शिकार चाहिए था। हाँ, और जब हम मॉकबर्ड के प्रतीक को इंसानी मनोविज्ञान पर लागू करते हैं तो हम ठीक यही देखते हैं। ऐसा विनाश हमेशा ताकतवर द्वारा कमजोर पर किया जाता है। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक रूप से जब एक पूरा समाज किसी आर्थिक या सामाजिक संकट से जूझ रहा होता है, जैसे उस वक्त महामंदी का दौर था। हाँ, लोग बेरोजगार थे, परेशान थे। तो लोगों के भीतर एक गहरी कुंठा और डर पैदा हो जाता है। इंसान का दिमाग इस डर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो एक बलि का बकरा ढूंढता है, जैसे हम स्केपगोट कहते हैं। हाँ, और निर्दोष या हाशिए पर खड़े लोग समाज की इन कुंठाओं का सबसे आसान शिकार बन जाते हैं। वे अपनी कमियों का सारा ठीकरा उन लोगों पर फोड़ देते हैं जो पलटकर वार नहीं कर सकते। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे मजबूत और प्रेरक किरदार एंट्री लेता है एटिकस फिंच। एटिकस, वो इंसान जो उस मासूमियत को, उस मॉकबर्ड को बचाने की ढाल बन जाता है। एटिकस एक ऐसा फैसला लेते हैं जो पूरे मेकोम शहर की नींव हिला देता है। बिल्कुल, वो टॉम रॉबिन्सन का केस लड़ने का फैसला करते हैं। हाँ, टॉम रॉबिन्सन एक अश्वेत व्यक्ति है जिस पर एक श्वेत महिला के साथ बदसलूकी करने का झूठा आरोप लगा है। अब उस दौर के अमेरिका की कल्पना कीजिए जहां नस्लभेद सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि कानून और समाज की रग रग में बसा था। सही कहा। एटिकस का पूरा शहर, उनके पुराने दोस्त, उनके पड़ोसी, सब उनके खिलाफ हो जाते हैं। और एटिकस ये सब इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें कोई प्रसिद्धि चाहिए थी। उनके इस कदम के पीछे एक बहुत ही ठोस नैतिक सिद्धांत था। वो अपने बच्चों को और असल में हम सभी को एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। वो कहते हैं कि किसी इंसान को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक आप उसकी त्वचा के भीतर घुसकर उसकी जगह खुद को रख कर ना देखें। ये तो सहानुभूति यानी एम्पैथी की सबसे बुनियादी परिभाषा है। बिल्कुल। तो चलिए इस पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। इस सब का असल जिंदगी में मतलब क्या है? मैं यहाँ एक बात उठाना चाहूंगी जो शायद हमारे कई सुनने वालों के मन में भी आ रही होगी। हाँ, बताइए। देखिए, किताबों में ये पढ़ना, इन ऊंचे आदर्शों की बातें करना बहुत अच्छा लगता है। सच्चाई के लिए खड़े रहो, अकेले संघर्ष करो, ये सब एक फिल्म के डायलॉग जैसा महसूस होता है। आदर्शवादी लगता है। हाँ, लेकिन असल जिंदगी में सोचिए, आपके बच्चों को स्कूल में गालियां पड़ रही हैं। जिन पड़ोसियों के साथ आपने जीवन बिताया है वे अचानक आपको दुश्मन मानने लगे हैं। आप पूरी तरह से समाज से कट चुके हैं। सही बात है। तो क्या तब सिर्फ एक सिद्धांत के लिए अपना और अपने परिवार का सब कुछ दांव पर लगा देना सच में व्यावहारिक है? क्या ये थोड़ा अवास्तविक या अतिशयोक्ति नहीं लगता? मतलब एक आम इंसान तो टूट जाएगा ना। ये बहुत ही जायज और कड़वा सवाल है, और इस किताब की महानता इसी बात में है कि ये सवाल से भागती नहीं है। अच्छा। हाँ, एटिकस कोई सुपर हीरो नहीं है जिसे दर्द नहीं होता। उन्हें पता है कि वो ये केस हारने वाले हैं। उन्हें ये भी पता है कि उनके बच्चों पर इसका गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। वो अनजान नहीं थे नतीजों से। बिल्कुल नहीं। एक छोटे से शहर में जहां आपका अस्तित्व पूरी तरह से समुदाय की स्वीकृति पर निर्भर करता है, वहां समुदाय से बगावत करना एक तरह से सामाजिक आत्महत्या के बराबर है। तो फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? मेरा मतलब है, जब हार तय है तो ये लड़ाई क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि एम्पैथी सिर्फ एक कोमल भावना नहीं है। हम अक्सर एम्पैथी को किसी के लिए बस बुरा महसूस करने से जोड़ लेते हैं। हाँ, कि बेचारे के साथ बुरा हुआ। लेकिन एटिकस के मामले में एम्पैथी एक भयंकर संज्ञानात्मक बोझ है, एक कॉग्निटिव बर्डन। ये एक ऐसा मानसिक साहस है जो आपको आराम से सोने नहीं देता। एटिकस का तर्क ये है कि अगर वो इस बेगुनाह आदमी के लिए नहीं लड़े तो वो खुद अपनी नजरों में गिर जाएंगे। वो अपने बच्चों को कभी नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा पाएंगे। ये बहुत गहरी बात है। उनका मानना है कि जब जीत सुनिश्चित हो तब तो कोई भी मैदान में उतर सकता है। असली नैतिक परीक्षा तब होती है जब आपको पता हो कि आप हारेंगे, फिर भी आप लड़ते हैं क्योंकि वो रास्ता सही है। मतलब ये सिर्फ समाज को बदलने के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये खुद को उस भ्रष्ट समाज का हिस्सा बनने से रोकने के बारे में ज्यादा है। बाप रे, ये बात सच में झकझोर कर रख देती है। मतलब हार निश्चित होने पर भी लड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी संघर्ष के साथ हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। मेरा मतलब है अदालत का कमरा। जी, वो कोर्ट रूम वाला दृश्य। हम अक्सर मानते हैं कि अदालत एक ऐसी जगह है जहां भावनाएं या समाज की नफरत बाहर छोड़ दी जाती है, लेकिन यहाँ जो होता है वो इसके बिल्कुल उलट है। बिल्कुल।
अदालत के उस दृश्य में एटिकस अपनी जिरह से ये पूरी तरह बिना किसी शक के साबित कर देते हैं कि टॉम रॉबिन्सन बेगुनाह है। हाँ, उन्होंने सबूतों की झड़ी लगा दी थी। वो दिखाते हैं कि टॉम के बाएं हाथ में चोट है, वो काम नहीं करता, और हमलावर ने जिस तरह से वार किया था वो टॉम कर ही नहीं सकता था। मतलब लॉजिक, तथ्य, सबूत सब कुछ आईने की तरह साफ है। लेकिन फैसला तो टॉम के खिलाफ आता है ना। जूरी उसे दोषी ठहरा देती है और उसका केवल एक ही कारण था, उसका रंग, उसका अश्वेत होना ही उस समाज की नजरों में उसका सबसे बड़ा अपराध था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प और डराने वाली है वो ये है कि जूरी में बैठे वे 12 लोग कोई पैदाइशी राक्षस नहीं थे। हाँ, वे तो आम लोग थे। बिल्कुल, वे उसी मिकॉम शहर के आम किसान, दुकानदार और पिता थे। तो फिर उन्होंने इतना अन्यायपूर्ण फैसला क्यों लिया? यहाँ हमें इंसानी दिमाग के इन ग्रुप और आउट ग्रुप डायनामिक्स को समझना होगा। अच्छा, इन ग्रुप और आउट ग्रुप मतलब ये हम बनाम वो वाली मानसिकता है क्या? बिल्कुल वही। उस दौर के समाज का ढांचा इस विश्वास पर टिका था कि श्वेत लोग अश्वेत लोगों से ऊपर हैं। अगर वो जूरी टॉम को निर्दोष करार देती तो इसका सीधा मतलब होता एक अश्वेत आदमी की बात को एक श्वेत परिवार की बात से ज्यादा अहमियत देना। ओहो, मतलब ये उनके पूरे सामाजिक ढांचे को ढहा देता। जी, जूरी के सदस्यों के लिए सच का सामना करना बहुत महंगा सौदा था। अगर वो सच बोलते तो उन्हें समाज के उसी गुस्से और बहिष्कार का सामना करना पड़ता जो एटिकस झेल रहे थे। हाँ, वे डरे हुए थे। उनका जो इन ग्रुप बायस था, उनका पूर्वाग्रह, वो उनके न्याय के विवेक पर हावी हो गया। उन्होंने खुद को समाज से बहिष्कृत होने से बचाने के लिए एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया। ये हिस्सा वाकई बहुत विचलित करने वाला है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि न्याय व्यवस्था कोई हवा में तैरती हुई आदर्श चीज नहीं है। सही कहा। ये उसी समाज के लोगों से बनी है। अगर समाज में गहरे भेदभाव, डर और नफरत की जड़ें हैं तो न्याय व्यवस्था किसी भी हाल में उससे अछूती नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं रह सकती। और असल में ये उस मॉकबर्ड की मौत है। टॉम रॉबिन्सन ही वो बेगुनाह पक्षी था जिसे समाज के अंधे पूर्वाग्रह और संस्थागत नस्लवाद में बेरहमी से कुचल दिया। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। अदालत में जो नफरत हमने देखी वो एक बड़ी सामाजिक बीमारी है, संस्थागत स्तर की बीमारी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ये बीमारी अचानक से अदालतों या राजनीति में पैदा नहीं होती। ये हमारे अपने घरों में, हमारे अपने मोहल्लों में पलती है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कहानी में अदालत के इस बड़े ड्रामे के समानांतर एक और रहस्य चल रहा होता है। जी, बू रेडली का रहस्य। हाँ, ये रहस्य किसी दूर दराज के मसले का नहीं, बल्कि पड़ोस में रहने वाले एक इंसान का है, बू रेडली। बू रेडली का किरदार इस पूरी कहानी का दूसरा सबसे अहम स्तंभ है। हमारे नोट्स भी यही बताते हैं। बू रेडली एक ऐसा व्यक्ति है जो सालों से अपने घर से बाहर नहीं निकला है। शहर के किसी भी बच्चे ने उसे देखा तक नहीं है। और क्योंकि वो समाज की सामान्य गतिविधियों का हिस्सा नहीं है, तो बच्चों ने अपनी कल्पना और अज्ञानता से उसे एक राक्षस बना दिया है। बिल्कुल अजीब अजीब कहानियां बना ली हैं। हाँ, उनके बीच अफवाहें हैं कि वो रात में बिल्लियां खाता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। बच्चे उसके घर के पास जाने से भी कांपते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो बू रेडली का चरित्र इंसान की एक और बुनियादी कमजोरी को बेनकाब करता है, और वो है अनजाने का डर। फियर ऑफ द अननोन। हाँ, फियर ऑफ द अननोन। हमारा दिमाग उन चीजों या लोगों से डरने के लिए प्रोग्राम किया गया है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। जो भी व्यक्ति या चीज सामान्य के सांचे में फिट नहीं बैठती, समाज उसे एक खतरे के रूप में देखने लगता है। बच्चे बू रेडली से डरते हैं क्योंकि वे उसके एकांतवास का असली कारण नहीं जानते। उनका ये डर पूरी तरह से अज्ञानता से पैदा हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही है ना, जैसे जब बचपन में हम किसी अंधेरे कमरे में जाने से डरते हैं। बिल्कुल। दिमाग उस अंधेरे को अपने आप सबसे भयानक चीजों से भर देता है। हमें लगता है कि कोने में कोई भूत खड़ा है या पलंग के नीचे कोई दानव छिपा है। हाँ, हमारी कल्पना हमें डराती है। लेकिन जब हम हिम्मत करके बत्ती जलाते हैं तो पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक पुरानी कुर्सी थी जिस पर कुछ कपड़े रखे थे। वो दानव कमरे में नहीं था, वो हमारे अपने दिमाग की उपज था जो अज्ञानता के अंधेरे में पनप रहा था। ये एकदम सही तुलना है। और जो बात हमें समझनी चाहिए वो ये है कि नस्लवाद, भेदभाव या किसी भी तरह की सामाजिक नफरत असल में इसी अंधेरे कमरे के डर का वयस्क रूप है। मतलब बड़ों का डर। जी,
अदालत में जो लोग टॉम रॉबिन्सन से नफरत कर रहे थे वे असल में उस अज्ञानता से संचालित थे जो पीढ़ियों से उनके दिमाग में भरी गई थी। बच्चों का बू रेडली से डरना और बड़ों का टॉम रॉबिन्सन से डरना, ये दोनों एक ही मनोवैज्ञानिक सिक्के के दो पहलू हैं। और कहानी का सबसे बड़ा मोड़, सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब ये तथाकथित राक्षस असल जिंदगी में सामने आता है। हाँ, क्लाइमैक्स में। किताब के अंत में जब स्काउट और उसके भाई जेम पर एक जानलेवा हमला होता है तो उनकी जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बू रैडली होता है, जिसे वे एक भयानक दानव समझते थे। वही उनका रक्षक बनकर अंधेरे से बाहर आता है। ये कहानी का एक बेहद काव्यमय न्याय है, पोएटिक जस्टिस। बू रैडली असल में इस कहानी का दूसरा मॉकबर्ड है। ओहो हाँ, वो भी टॉम रॉबिन्सन की तरह ही बेगुनाह है। वो बस समाज की नजरों से दूर अपनी एक अलग दुनिया में रहता है। समाज ने अपनी अफवाहों से उसे दानव बना दिया था। लेकिन जब स्काउट अंत में बू रैडली को देखती है तो उसे एहसास होता है कि वह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक बेहद शर्मीला, अकेला और दयालु इंसान है जो दुनिया की क्रूरता से बचने के लिए घर में कैद था। और वो दृश्य जब स्काउट बू रैडली को घर छोड़ने जाती है और उसके बरामदे में खड़ी होकर मोहल्ले को देखती है, वो एक पल के लिए पूरी दुनिया को बू रैडली के नजरिए से देखती है। हाँ, वो दृश्य पूरी किताब का सार है। बिल्कुल। स्काउट असल में अपने पिता एटिकस की उस सीख को अपने जीवन में उतार रही होती है। वो सचमुच बू रैडली के जूतों में खड़ी होकर दुनिया को महसूस कर रही होती है। वो समझ जाती है कि बिना किसी को जाने उस पे फैसले सुनाना कितना बड़ा अन्याय है। मतलब एक तरफ हमारे पास टॉम रॉबिन्सन की कहानी है जो दिखाती है कि जब पूर्वाग्रह जीत जाता है तो कितना बड़ा और दर्दनाक विनाश होता है, एक मासूम की जान चली जाती है जी। और दूसरी तरफ बू रैडली की कहानी है जो एक उम्मीद की किरण है। ये दिखाती है कि अगर हम अपनी अज्ञानता की बत्ती जला दें, अगर हम उस अंधेरे कमरे के डर से पार पालें तो हम एक दूसरे के भीतर छिपी इंसानियत को खोज सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत इसका यथार्थवाद है। ये कोई परी कथा नहीं है जहां अंत में जादुई छड़ी घूमती है और सारे बुरे लोग रातों रात सुधर जाते हैं। टॉम को न्याय नहीं मिलता। मैकहोम शहर का लफ्ज़लवाद एक दिन में खत्म नहीं होता। हाँ, ये बहुत कड़वा सच है। ये कहानी इस कठोर वास्तविकता को स्वीकार करती है कि दुनिया हमेशा निष्पक्ष नहीं होती, अदालतें हमेशा न्याय नहीं देती। लेकिन दुनिया के निष्पक्ष न होने का मतलब ये नहीं है ना कि हम लड़ना ही छोड़ दें। बिल्कुल नहीं। इस कहानी का मूल संदेश यही है कि जब समाज अंधेरे में हो तब आपके भीतर की नैतिक रोशनी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। सहानुभूति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जन्म से घुट्टी में पिलाई जाती है। ये एक ऐसा अभ्यास है जिसे हमें हर दिन हर मुश्किल परिस्थिति में चुनना पड़ता है। हाँ, ये एक चॉइस है। हमें लगातार सचेत रहना पड़ता है कि कहीं हम भी उसी अंधी भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं जो बिना सोचे समझे किसी को भी सूली पर चढ़ा देती है। इस गहराई से किए गए विश्लेषण से जो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है वो ये है कि पूर्वाग्रहों की दीवारें बाहर बाद में गिरती हैं, पहले उन्हें अपने दिमाग के भीतर गिराना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। लगता है कि हमारे आसपास के मॉकबर्ड कौन है और एक जागरूक इंसान के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा के अंत में हमारे लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ने का समय आ गया है। इस किताब के पन्ने भले ही दशकों पुराने हों, लेकिन इसके सवाल आज भी हमारी तरफ घूर रहे हैं। आज की सुपरफास्ट डिजिटल दुनिया में जहां लोग किसी पूरी बात को जाने बिना ही सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड्स में अपने फैसले सुना देते हैं, बिल्कुल बिना सोचे समझे, जहां किसी की भी जिंदगी को कैंसिल कर देना या सुनी सुनाई बातों पर तुरंत नफरत भरी प्रतिक्रिया देना हमारी आदत बन चुकी है, क्या ये मुमकिन है कि हम भी अनजाने में अपनी जल्दबाजी, अपनी अज्ञानता या अपने भीतर गहराई में छिपे किसी पूर्वाग्रह के कारण किसी मॉकबर्ड की हत्या कर रहे हों? ये बहुत ही अहम सवाल है। क्या हमारे आसपास, हमारे दफ्तर में, हमारे पड़ोस में या इंटरनेट के किसी गुमनाम कोने में कोई ऐसा मासूम है जो हमारे अनजाने डर या बिना सोचे समझी नफरत का शिकार हो रहा है? जब अगली बार हमारा दिमाग किसी के लिए नफरत या नकारेपन का फैसला सुनाए तो क्या हम एक पल रुककर ये सोचेंगे कि क्या हमने वाकई उसकी त्वचा के भीतर घुसकर उसकी जगह खड़े होकर दुनिया को देखने की कोशिश की है? बिल्कुल, ये सोचना बहुत जरूरी है। इस पर जरूर सोचिएगा। हम मिलेंगे आपसे हमारी अगली चर्चा में।